अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में मैं हूं आपकी मेज़बान शहर बानो अवान और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पंजाब और सिंध में सैलाबी सूरत हाल और बारिशों के एक और स्पेल की। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ने के बाद पंजाब के कई इलाके शदीद सैलाब की लपेट में आ गए हैं। जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। उधर शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और शहर को खाली करने का हुक्म जारी हो चुका है। मजीद वहां पर क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ लांग से, जो कि पीरवाला से हमें अपडेट करेंगे। काशिफ, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त तहसील जलालपुर पीरवाला का जो 80% हिस्सा है वो सैलाबी पानी में डूब चुका है। एक तरफ दरिया सतलुज बहता है तो दूसरी तरफ दरिया चनाब बहता है। इस वक्त दरिया चनाब में तकरीबन 5 से 5.5 लाख का जो रेला है वो गुजर चुका है। लाखों जो अफराद हैं वो बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों अफराद जो हैं वो सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जिम्मेदार है जड़ा इंसाफ नहीं साकू दिल जाने दाई में पत्थर ते रुलते पैसे साडे घर रोल गए, साडे बाल लोड़ गए ते साकू कशा का नहीं अदालत तई में नहीं कशा साकू मिल जावेंदे। खाली आए साडे गुलाय ने चखिनो हण बयान करो गाली भरो नी तो साकू कशा नहीं मिलती पई। छोटे छोटे बाल लोड़ते आए बैठे से साकू 8 दी थी गन साकू कख नहीं मिलिया भूख ते मोट ते मोई होई। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुतासरीन की बात सुनी कि बेयारों मददगार जो हैं वो रोड के ऊपर बैठे हैं। मुतासरा फैमिली जो है वो शदीद परेशान है। उनकी जो बकिया फैमिली है वो इस वक्त पानी की जद में आ चुकी है। उनको रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं है। दूसरी जानब अगर बात की जाए इंतजामिया के हवाले से तो जलालपुर पीरवाला में पाक फौज और रेस्क्यू जो है वो तेज़ी से जो है अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है और हज़ारों लोगों को कल से अब तक जो है वो रेस्क्यू कर चुकी है। ठीक है, लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। अहमदपुर शर्किया का रुख करेंगे। सैलाबी सूरत हाल है वहाँ पर भी। मौजा रमज़ान घरों के मुतासरीन इमदाद से महरूम हैं और फौरी तौर पर मदद की अपील कर रहे हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद गुल से। जाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है अहमदपुर शर्किया की? जी बिल्कुल, सैलाब की अगर बात की जाए तो सैलाब ने पूरे जनूबी पंजाब को डुबो के रखा हुआ है। इस वक्त हम मौजा रमज़ान घालू में मौजूद हैं। जिस इलाके में जाते हैं एक नई दास्तान रकम होती है, वहाँ पे नई दास्तान सुनने को मिलती है। परेशान हाल लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं कि उनको इमदाद मिली है हुकूमत की जानिब से या नहीं। हुकूमत के हिसाब से हमें कोई इमदाद नहीं मिली है। कोई नहीं आया हमारे यहाँ बचाने के लिए। ना मरियम नवाज़ है, ये मरियम नवाज़ सिर्फ हमें बचा सकती है। हमारा मौजा रमज़ान घल्लू है और अहमदपुर तहसील है और पूरा कैमरामैन दिखा सकता है। तो ये लोग वो देखें, खाना लेके ट्यूब जो होती है ट्रैक्टर वाली लोडर वाली उस पर लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ना कश्ती है, ना कोई इंतज़ामिया है, ना खाने का बंदोबस्त है। अंदर बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े औरतें, घर गिर चुके हैं, लोग परेशान हैं, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मुतासरीन की बात आपने सुनी है, उनके घर डूब चुके हैं, उनके बच्चे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्यूब, गाड़ी के ट्यूब के ज़रिए जो है लोग अपने बच्चों को राशन यहाँ से पहुँचा रहे हैं और ट्यूब पे जो है वो उनको रेस्क्यू नहीं कर सकते और परेशान हाल है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फिर और यहाँ पे कश्तियाँ भेजी जाएँ और उनके बच्चों को रेस्क्यू किया जाए। जी शुक्रिया जाहिद, आपने हमें आगाह किया। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। मुल्तान के सैलाबी रेले के बायस शेरशाह के इलाके में सैकड़ों घर पानी में डूब चुके हैं, जिनके गिरने का खदशा पैदा हो चुका है, जबकि मकीन इंतहाई परेशानी की सूरत हाल में इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद से हम तफसीलात हासिल करेंगे। यासिर, आप काफ़ी दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं, बिलाल भी आज मुल्तान पहुँचे हैं। चंद रोज़ पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी वहाँ पर पहुँची थी। इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है? जी, मुल्तान में सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि दरिया चनाब में जो रेला चंद रोज़ पहले आया था वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर यहाँ से गुजरा नहीं है कि दूसरा रेला अनकरीब मुल्तान की हदूद में दाखिल होने जा रहा है, जो कम व बेश 5.5 लाख क्यूसेक हो सकता है। और दरिया रावी का भी तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक का पानी जो है वो चनाब में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये शेरशाह बंद है और यहाँ पर बहुत सारी आबादियाँ अंदर मौजूद हैं जो इस वक्त सैलाबी पानी में डूबी हुई हैं। और रोड के दूसरी तरफ बंद टूटने की वजह से अब बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर कभी सैलाब नहीं आता था। 2014 के सैलाब में भी उस इलाके में पानी नहीं पहुँचा था, लेकिन बंद टूटने की वजह से वहाँ पर भी इस टाइम 10,000 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं कि लोग अभी भी सैलाबी इलाकों से अपने मवेशी निकाल कर बाहर आ रहे हैं और इनको काफ़ी मुश्किल का सामना है। इंतज़ामिया से हमारी जब बातचीत हुई है तो उनके मुताबिक एक मरतबा फिर
ये फैसला करना है टेक्निकल कमेटी ने कि आया जो रेला पीछे से आ रहा है, जो हेडतरीमू से गुजर कर मुल्तान की हदूद में दाखिल हो रहा है, उस रेले के बायस यहाँ पर ब्रीचिंग करनी चाहिए या नहीं। ये टेक्निकल कमेटी इस पर जल्द फैसला करेगी। सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पिछले रेले में यहाँ पर ब्रीचिंग नहीं की गई। उसकी वजह ये थी कि पानी का जो लेवल है वो बंद से काफ़ी नीचे रहा और ख़तरनाक हद तक पानी का लेवल नहीं पहुँचा था। लेकिन दूसरा रेला आने के बाद यहाँ सूरत हाल तब्दील हो सकती है। इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग इस सैलाब की वजह से अपने घर बार से महरूम हो चुके हैं। फसलें पानी में डूबी हुई हैं, बागात डूबे हुए हैं, लोगों के घर अंदर इस तमाम इलाके में गिर रहे हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है। इंतज़ामिया की जानिब से 90 से ज़ायद मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाए हैं, जहाँ पर लाखों लोग इस टाइम मौजूद हैं। पूरी डिवीज़न के अंदर दरिया सतलुज, रावी, चनाब तीनों दरियाओं के मकामात पर ये बंद लगाए गए, जो रिलीफ कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ पर लोगों को हर मुमकिन तरीके से रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सैलाब मुतासरीन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी, मुजफ्फरगढ़ का रुख करेंगे। वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 70 से ज़ायद देहात डूब चुके हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इससे मुतासर हुए हैं। बारिश ने मज़ीद मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे फैसल फराज। फैसल, बताइएगा क्या सूरत हाल? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल की, तो इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुजफ्फरगढ़ में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला यहाँ से गुजरा है, तमाम जिसकी तबाहकारियाँ जारी है। अगर ज़िले भर की बात की जाए तो ज़िले भर के अंदर 3 तहसीलें हैं जो इससे मुतासिर हुई है, जिसके 70 से ज़ायद जो है मौज़ात में पानी दाखिल हो चुका है, जिसके बाद जो है 64,000 जो है जानवर मुतासिर हुए। 1,80,000 से ज़ायद जो है लोग बराह रास्त इससे जो मुतासिर हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि सैलाब मुतासिरीन के लिए ज़िले भर में जो है 25 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ कंपनी हाई स्कूल रिलीफ कैंप में, जहाँ पे 150 से ज़ायद ख़ानदान यहाँ पे मुकीम है, जिनकी तादाद 900 से ज़ायद बताई जा रही है। इस वक्त में हमारे साथ इलाका मुतासरीन भी मौजूद हैं, उनसे जाकर जानते हैं। तो अब बंद से हैं, जहाँ पर जो बंद है वो तो थोड़ा सा डाउट में है, हो सकता है आज तोड़ दें कल तोड़ दें। लेकिन जब से हमने इन कैंप को ज्वाइन किए हैं थोड़ा सा परेशानी तो खाने की भी आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो हैवी मशीन हैं वो कहाँ पे हैं, ये पानी निकाल देते चले, बच्चे खेल भी सकते थे यहाँ पर, बच्चे भी परेशान हैं, फैमिली भी परेशान है। ये पानी जो है ये जरासीम भी बहुत हैं, हैवी मशीनें लेकर आए तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। चले खाने की तो कोई बात नहीं, आटा जो बीत चुका है। आपका घर कितना मुतासिर हुआ है? मेरा घर तो डूब चुका है, मुकम्मल पानी की जरूरत मुकम्मल आज। जी बिल्कुल, जैसे ये सैलाब मुतासरी इनका इलाका जो मुकम्मल जो है पानी में आ चुका है। इस वक्त और इलाका सैलाब मुतासरी में हमारे साथ है। जी आप बताइए, आपका क्या नाम है, किस इलाके से, आपका कितना नुकसान हो चुका है अब तक? एक इलाका तो पानी है, लेकिन फसल तो बात ही है। जानवर मवेशी वगैरह भी आपके थे, वो भी पानी की नजर? हाँ, वो पानी जानवर काट रहे हैं तो कई बोली गन लड़ गन। तो जिला इंतजामिया की तरह रेस्क्यू वाले आप पे पहुंचे, आपको रेस्क्यू किया? कुछ जनरल सिस्टम का पानी है, कितना मसला है, एक तले पानी है, फ्लड बन के तले बारिश आ गई है। जी बिल्कुल, इलाका मुतासरीन का कहना है कि इनको रेस्क्यू तो कर लिया गया, इस वक्त रिलीफ कैंप में मौजूद है। तमाम इस वक्त मैं बताते चलूँ कि रात भर से मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदनवा में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इस वक्त मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि रिलीफ कैंप जो लगाए गए हैं उसमें भी पानी भर चुका है। कैंपों के अंदर जो पानी दाखिल हो चुका है, सैलाब मुतासरीन के लिए शदीद परेशानी इस वक्त नज़र आ रही है। लोग कैंपों के अंदर तो मौजूद है, मगर उस कैंपों में भी पानी दाखिल हो चुका है। इस वक्त जो परेशानी का आलम है, सैलाबी सूरत हाल जो है इस वक्त मुजफ्फरगढ़ में बरकरार है। ख़वातीन भी जो है कैंपों में मौजूद है, आइए हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या मुश्किलात हैं। इसका कैमरा मैन अगर इधर दिखा सके तो इस तरफ भी बड़े ख़ानदान जो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सैलाबी पानी जो है उनको इस वक्त घेर चुका है। उनका माल मवेशी तमाम चीज़ें जो है इस वक्त पानी की नज़र हो चुकी हैं। तमाम तर जो चीज़ें वो यहाँ पे बेयारो मददगार के खुले आसमान तले जो बैठे हुए हैं, उनका यही हुकूमत से मुतालबा है कि उनको रिलीफ के कामों को तेज़ किया जाए। इलाकों से पानी जो है सैलाबी वो ख़त्म हो तो वो अपनी तरफ वापस घर की तरफ जाए। इस वक्त एक फैमिली यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अम्मा जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है थोड़ा? केड़ी जाता है वे? थोड़े घर पानी आ गए जका? हाँ, पानी बेटी जाए तना होया, बेटी जाए। बेटी चाहे तो सामान थोड़ा है या सारा खराब थी गया? सामान ये कुछ आता है, बक्सा उतर के मैं तंबू जो
और कुछ नहीं। तो खाना पीना अब कैसा है गवर्नमेंट की तरफ से देने पर कैसा है? साकू कैसा मैं कैसा नहीं मिली कैसा तो कोई पानी नहीं मिलता पर भाई मैंने एक और खातून मौजूद है जी। अम्मा जी आप बताइएगा क्या नाम है आपका? नसीम भाई आपके घर में तो पानी दाखिल हो चुका है जी तो घर की क्या सूरत हाल है इस वक्त? मुकम्मल पानी में है? जी तो यहाँ आपको कोई खाने पीने इलाज की सहूलियात मिल रही है? आज तक रोटी टुकड़ मिलता पर मेरा बच्चा रात एक थैला देते हैं मेरा बाल मजदूर है किया उनको कैसा कहानी मिली मैं चाह के आज तक जंगल में को पता नहीं लगता मेरे बच्चा मैं क्या करा उनका काट बकायदा मेरे को ले पिया मजदूरी वाला भी साहब को जला कैसे मीना को कितने मजदूर मेरे बाल कैसा मैं की बचाऊं जी बिल्कुल सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बारिश का सिलसिला भी जारी है। रिलीफ कैंप लगाया गया है ताहम वहाँ पे भी इस वक्त जो है 1 से 1.5 फुट पानी है। जो कैंप लगाए गए हैं उनमें भी जो पानी दाखिल हो चुका है इस वक्त और भी इलाका मुतासरीन है। आप किस जगह से आए भाई? हम दुआ से है। क्या आपके घर की क्या सूरत हाल है? पानी आ चुका है यहाँ आपको कितना रिलीफ मिला है? आपको यहाँ से लेकर आए हैं जो सारा पानी आया हुआ घर डूबे हुए हैं। हम यहाँ हैं यहाँ वो हमें जगह नहीं दे रहे सही वो इधर तो सारा इधर भी पानी है। बारिश का 3 घंटे बारिश खड़ी रही। आपका कितना नुकसान हो चुका अब तक? घर में माल मवेशी घर कितने कमरे थे क्या वो गिर चुके हैं? नहीं माल तो हमने निकाल लिया था और सामान नहीं उठाने दिया पानी आ गया सारा घर डूबे हुए हैं। वहाँ हुकूमत की तरफ से क्या अब तक आपको इमदाद दी गई है? रेस्क्यू करके यहाँ तक तो कैंपों तक तो पहुँचा दिए गए। यहाँ पे आपको खाना पीना रिहाइश और दूसरी सहूलियात मुयसर हैं? बस खाना पीना अच्छा दे रहे हैं सही दे रहे हैं और जो सामान चला रहे हैं ना वो सामान नहीं दे रहे। वो जो बड़े लोग हैं वो आप खुद घर लेके जा रहे हैं। ये 150 टोकन चलाए और बाकी घर लेके इधर बहुत फैमिलियां पड़ी हैं उनको नहीं दिया। जी बिल्कुल सलाम मुतासरीन का कैंप में यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तो खाना पीना तो दिया जा रहा है ताहम जो राशन है वो इनको नहीं दिया जा रहा है ताकि ये और अपने घर जो दीगर है वहाँ तक भी लेके जा सके। कैमरामैन दिखा सके तो ये खैमा बस्ती ये मज़ीद लोग जो बैठे हुए हैं इस वक्त जो मौजूद है खैमे के बाहर बैठे हुए हैं। मौसम शदीद ख़राब है रात भर से बारिश है। अब भी बारिश का सिलसिला जो इस वक्त शुरू हो चुका है। हल्की हल्की बारिश सलाम मुतासरीन की परेशानियों में शदीद इजाफा जो इस वक्त हो बारिश के बायस हो चुका है। जी फैसल हमें आगाह कर रहे थे मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पंजाब और सिंध एक बार फिर तूफानी बारिशों की लपेट में हैं। सेवन शरीफ पीरपुर खास खैरपुर सखर और ओवरकोट में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। कराची में भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हुआ है ताहम महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज़ के दौरान तेज़ बारिश और अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी की। सिंध के कई शहरों की अगर बात करें हैदराबाद ठट्ठा सजावल और बाड़ो नौशहर फेरोज़ में भी बारिशों का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 सितंबर तक थरपारकर उमरकोट और सांगड़ समेत मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक से तजावज़ कर चुकी है जबकि आइंदा 24 घंटे मजीद खतरनाक बताए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बहराम अली जो कि गुड्डू बैराज पर मौजूद हैं। बहराम बताइएगा इस वक्त अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए क्या है? लोग अभी भी मुतासर हैं? हाँ जी बिल्कुल। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैले ने दरियाए पंजनद के बाद दरियाए सिंध गुड्डू बैराज का रुख कर लिया है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर जहाँ पर जो पानी का आमद है वो 4,11,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है जबकि दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी का अखराज जो है 3,98,000 क्यूसिक जो है रिकॉर्ड किया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है और इस वक्त दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के जो देही इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं जहाँ पर इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और सिंध हुकूमत की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और महकमा अनहार की छुट्टियाँ जो है मनसूख कर दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बहराम, आपने हमें आगाह किया। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हुकूमती लेवल पर क्या एफर्ट्स हो रही हैं, कितने खतरात अब भी वहाँ पर मौजूद हैं, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब ने। अली साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जैसे कि चंद रोज़ पहले भी जब आपसे बात हुई थी तो कहा यही जा रहा था कि सुपर फ्लड का खतरा जो है वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। इस वक्त कौन से इलाके हैं जो कि सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं और हुकूमत की इस वक्त क्या तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन बिल्कुल जैसे हमने पहले भी बात की थी, अभी सितंबर 9 को कल तक 8 लाख क्यूसेक एक्सपेक्टेड है गुड्डू पे और हमने अपने सारे जितने भी इंतजामात हैं वो हमने तैयार किए हुए हैं और 1.5 लाख लोगों को हमने
ऑलरेडी घरों से हमने शिफ्ट कर चुके हैं और उसमें 40,000 मेडिकल एड, 9 लाख लाइफ स्टॉक की वैक्सीन और रिलीफ कैंप, तो जितने भी हमने कैंप्स बनाए हैं उनको जियो टैग किया हुआ है बोट्स और सप्लाईज और उनके स्टाफ को, कि अगर कोई भी आफत आती है तो उसको हम डील कर सकें। सीएम साहब ने जो है रूम बनाया हुआ है, उसका भी दौरा किया है और इन चीज़ों को हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है और इंशाल्लाह इस चीज़ का हम है तो आफत काफ़ी, मगर इंशाल्लाह इसको हम फेस करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम लोगों का नुकसान। अच्छा अली, ये भी कहिएगा कि हमने देखा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज की जाए और इसके साथ ही उन्होंने कहा जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उनके लोगों के बिल जो है ना बिजली के वो माफ़ किए जाएँ। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब क्या समझते हैं कौन कौन से ऐसे काम हैं जो दोनों को मिलकर करने चाहिए? और ये जो सैलाब मुतासरीन के बिल की माफ़ी के हवाले से बात की गई है, ये सिंध के लिए की गई है? देखिए, हमने तो हर जगह जो भी देखे है, जैसे आपको पता है बिलावल साहब भी खुद मुल्तान में मौजूद है, तो ये हमने जो माफ़ी की बात की है, हमने तो कहा है कि अक्रॉस द बोर्ड जो भी फ्लड इफेक्टिव हैं सबके लिए किया जाए। पिछली दफ़ा जब फ्लड्स आए थे तो उसमें जो 2 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे उनके लिए हमने मकानात भी बना उनको हैंड ओवर करना शुरू कर दिए थे और ऑलमोस्ट वो अमल भी मुकम्मल हो चुका है। तो कोशिश हमारी है कि जो जितने भी इफेक्टिव हैं उनको रिलीफ मिल सके और कोशिश यही है कि कम से कम लोगों का नुकसान हो और थोड़ा हमें एडवांटेज तो नहीं कहूँगा मगर थोड़ा लोगों ने चीज़ों को, हमारी पब्लिक भी कभी कभी चीज़ों को थोड़ा लाइटली ले लेती है। अगर कराची में भी साइक्लोन आ रहा होता है तो हम सी व्यू चले जाते हैं एज अपोज टू स्टेइंग इन एंड बीइंग सेफ। तो यहाँ भी मगर पंजाब की जो हालात हुए हैं उसको देख के लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। 1.5 लाख लोग जो हैं हमने ऑलरेडी उनको डिस्प्लेस जो होने वाले थे उनको हमने 10 सिटीज बना के उनका रिलीफ वर्क करके उनको वहाँ शिफ्ट करवा दिया। साहब, अभी तक खतरा जो है वो टला नहीं है। आपने बताया कि गुड्डू बराज से तकरीबन 8 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और एक्सपेक्टेड जो था वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से 11 लाख क्यूसिक का रेला जो था वो गुजरना था, इसी वजह से उसको सुपर फ्लड भी कहा जा रहा है। अगर मजीद बारिश हो जाती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 10वां स्पेल मानसून का वो इस वक्त चल रहा है, 1-2 रोज़ तक मजीद बारिशों का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है, ख़ास तौर पर कराची में अगले 2 रोज़ जो हैं काफ़ी टफ होने जा रहे हैं। तो अगर मजीद बारिश हो जाती है, फिर सैलाबी पानी है, तो क्या कराची वालों को इस वक्त परेशान होने की ज़रूरत है या हुकूमत ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं? लास्ट टाइम भी आपको पता होगा कि प्रीवियसली कुछ दिन पहले तूफानी बारिश हुई और अनप्रेसिडेंटेड, पहले इतनी कभी नहीं हुई जो दफ़ा हुई थी। मगर तो जाहिर सी बात है जब बारिश हो रही होती है तो पानी खड़ा हो जाता है, मगर उसको हमने बहुत एफिशिएंटली सारा पानी उसको ड्रेन करा। हमारे जो मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब रोडों पे वो अभी भी मौजूद हैं। अभी हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हुई है और अभी से हमने इसकी अच्छा अली, जाते जाते एक सवाल का जवाब दे जाएं जो मैं सुनना चाहती थी कि कराची की जो आवाम है या सिंध की जो आवाम है जो फ्लड से मुतासर है, आप लोगों की वहाँ पे हुकूमत है, क्या उनका बिल माफ़ किया जाएगा? देखिए, बिल जो होते हैं वो हमारा सब सब्जेक्ट है नहीं, फेडरल का है और कोशिश हम पूरी करेंगे। हमारे एंड से तो ऑलरेडी पहले ही हमने की है, ये कहा ही हमने कि दिया जाए, जो हमारे एंड से होगा वो तो हम सब करेंगे। मगर जहाँ जैसे कि इलेक्ट्रिक हो गए या बाकी ऐसे इदारे हो गए जो वफाक के अंडर आते हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि वो भी थोड़ा रिलीफ दे उन लोगों को। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद और अपना इस सारे मामले में मौक़िफ़ दे रहे थे। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने के लिए जजेस से राय ली गई और जिन्हें एतराज़ है वो तहरीरी राय दें। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट का फैसिलिटेशन सेंटर काम शुरू कर देगा, जहाँ टेक्नोलॉजी के जरिए इंसाफ की फराहमी मज़ीद मौसर होगी। मुकदमात को जल्द निपटाना और अदालती शफाफियत उनकी तरजीह है। इसी मकसद के लिए अंदरूनी जो ऑडिट है वो भी मुकम्मल किया जाएगा। चीफ जस्टिस के मुताबिक जजेस की छुट्टियों के असूल वाजे कर दिए गए हैं, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब तक 64 शिकायत निपटा चुकी है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद है। कामरान, कहिएगा कि ये जो सारी चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं, इससे फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम है उसको डिजिटाइज़ करने से मुताल्लिक बात की और ख़ास तौर पर उन्होंने जो
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो फोरम जिसमें कि जजेस के खिलाफ शिकायत आती हैं, उनके कंडक्ट से मुतालिक शिकायत आती हैं, उसका उन्होंने पूरा जो है वो एक पूरा अदाद व शुमार के साथ उन्होंने बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इतने अरसे में इतनी शिकायत जो हैं वो निपटाई हैं, इतनी पेंडिंग हैं और इतनी जो हैं वो आगे मज़ीद शिकायत जो हैं वो दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को के पास आएंगी। तो ये उन्होंने बुनियादी तौर पर ये अपना पूरा एक जो सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स का लाए अमल था वो उन्होंने आज जो है वो जुडिशल कॉन्फ्रेंस में पेश किया। आज जुडिशल कॉन्फ्रेंस से हटके आज एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का इजलास भी था। फुल कोर्ट वो फोरम होता है जिसमें के तमाम जज साहिबान जो शामिल होते हैं, लेकिन इसमें आज फुल कोर्ट में इजलास में आज 4 सीनियर जज साहिबान जो थे वो एहतजाजन शरीक नहीं हुए। जी, उनकी जानिब से ख़त भी लिखा गया, वो इजलास में भी शरीक नहीं हुए और उस ख़त में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, एतराज़ात उन्होंने उठाए और उनका एतराज़ ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जो कवायद हैं, रूल्स हैं, उनको बनाने के लिए पहले वो जो रूल्स नए बनाए गए हैं, उनमें जिन रूल्स में तरमीम की गई है, उनको पहले फुल कोर्ट के सामने ज़ेर बहस नहीं लाया गया, बल्कि उनकी सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी जो है वो जज साहिबान से ली गई। अब सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी यही होती है कि आप या तो वो फ़ाइल की सूरत में किसी इंडिविजुअली जज साहिबान के पास भिजवा दें या व्हाट्सएप की सूरत में जो है वो उनको भिजवा दें और वो उसको अप्रूव कर दें, तो ये एक तरह की एक वर्चुअल अप्रूवल जो है वो आ जाती है। ये इस किस्म की अप्रूवल को सर्कुलेशन अप्रूवल कहते हैं। तो कहा यह जा रहा है, एतराज़ ये है कि ये जो रूल्स थे ये फुल कोर्ट में ज़ेर बहस आने चाहिए थे, फुल कोर्ट का इजलास होता और वहाँ पर इसको नोटिफाई किया जाता। सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी लेने की कोई रिवायत जो है वो पहले सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत कोई मौजूद नहीं है और इसीलिए ये कहा गया कि आज का जो इजलास है दोबारा इस इशू के ऊपर बुलाना एक निकाती एजेंडे के ऊपर, ये भी इस लिहाज से कन्फ्यूजन पैदा करता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो 9 अगस्त से नोटिफाइड हो गए हैं, यानी सर्कुलेशन की ज़रिए जो अप्रूवल आई थी जज साहिबान की, उसके बाद 9 अगस्त को ये नोटिफाई कर दिए गए थे। तो अब सुप्रीम जुडिशल जो फुल कोर्ट इजलास है उसमें इसकी फॉर्मल अप्रूवल लेना जो है वो समझ से बालातर है। ये 4 जज साहिबान थे जिसमें कि सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो शामिल थी। और जी, और इसमें मैं बताता चलूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो इससे पहले भी, यानी ये इजलास बुलाने से पहले ही उन्होंने 3 दिन पहले एक ख़त लिखा था और उसमें उन्होंने इंडिविजुअली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कहा था कि ये सर्कुलेशन के ज़रिए जो आपने कवायद बनाने की रवायत कायम की है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, इसलिए इसके ऊपर उन्होंने सवालात उठाए थे, एतराज़ात उठाए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कामरान खान, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे और सर्कुलेशन के ज़रिए जो मंजूरी ली गई है उस पर जो 4 एतराज़ात और खतूत जो है वो सामने आए, वो उस हवाले से भी उन्होंने आगाह किया। एक और अहम मामला है शहरबानो जो कि मेरा ख्याल है सब लोगों के लिए बड़ा हैरान कुन है और परेशान कुन भी है, उस पर हम बात करेंगे। इसमें मोबाइल सिम कार्ड्स के डाटा लीक की खबरें अब संगीन खदशात को जन्म दे रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फौरी नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए खुसूसी टीम बना दी है जो 14 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि शहरियों का ज़ाती डाटा खुलेआम फरोख्त हो रहा है। मोबाइल लोकेशन सिर्फ 500 रुपये, कॉल रिकॉर्ड के लिए 2000 रुपये और बैरून मुल्क सफ़र की तफसील के लिए 5000 रुपये में जो है वो डाटा दस्तियाब होगा। और ये पहला वाक़या नहीं है, कुछ माह कबल भी नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने वार्निंग दी थी कि 18 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी सारिफिन के पासवर्ड्स और लॉग इन तफसीलात आलमी लीक में बेनकाब हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा मामला है और इससे जो टैग लाइन थी वो बड़ी सनसनी वाली थी कि आपका मोबाइल की लोकेशन जो है 500 रुपये में, अगर आपको अपना ट्रैवल हिस्ट्री किसी को चाहिए वो 5000 रुपये में, अगर आपको किसी की सोशल लाइफ के बारे में जानना है तो वो 2000 में। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट साइबर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं हसन बिन रिजवान। हसन, ये मामला तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है, यानी अब हमारी लोकेशन, हमारी ट्रैवल हिस्ट्री, हमारी सिम के रिकॉर्ड्स कोई भी सेफ़ नहीं है। देखिए जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान अब कम्प्लीटली एक डिजिटल एज में दाखिल हो चुका है। हमारे 24 करोड़ आवाम जो हैं उनको अब इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी ना सिर्फ एक फ़िज़िकल लेयर पे मौजूद है जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ पे हमारा घर है, जॉब्स हैं, गाड़ियाँ हैं, मगर अब हमारी ज़िंदगी एक डिजिटल लेयर पे भी कायम है जिसमें वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हम अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पे करते हैं उन सब के निशानात अब साइबर स्पेस में मौजूद रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे बैड एक्टर्स हैं
ऐसे लोग हैं जिनकी बुरी इंटेंशन है, वो ऑब्वियसली ऐसी एक्टिविटीज़ में वाबस्ता हैं और वहाँ से वो हमारा पर्सनल डेटा कैप्चर करते हैं और फिर ओपन मार्केट में उसको सेल करते हैं। तो पहले तो इसकी नेशनल लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन्स रन करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जैसे साइबर क्राइम का भी लॉ आया है, आई थिंक पाकिस्तान में अब टाइम आ गया है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भी काम किया जाए, जो आई थिंक पिछले 2 से 3 सालों में फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में उसके ऊपर काम किया जा रहा है, मगर सही तरीके से अभी फैसला कुन इक़दाम हमारे सामने नहीं आए हैं। तो ये बहुत ही परेशान कुन बात है। उसमें आपका डेटा भी शामिल हो सकता है, हमारा डेटा भी शामिल हो सकता है। और दुनिया में इन तमाम मसलों से निपटने के लिए अब प्रोटेक्शन भी मल्टी लेयर हो गई है। पहले अमूमन लोगों के पास यूज़र नेम और पासवर्ड ही होता था, मगर अब पूरी दुनिया में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी के इक़दाम हैं, जिसको तमाम दुनिया की बड़ी वेबसाइट जो है वो इन्फोर्स करवाती हैं। और आई थिंक पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल कंपनीज और आईटी कंपनीज, आईटी सर्विसेज अवेलेबल हैं, बशमूल टेलीकम्युनिकेशन के हमारी कंपनीज हैं और उसके अलावा जो सर्विसेज हैं उन सबको भी अब मल्टी लेयर सिक्योरिटी जो है वो इन्फोर्स करवानी चाहिए। कि ये एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिजिटल एसेट की खुद से हिफाजत करे या उसको सिक्योर करे, या फिर रियासती लेवल पर ही एफर्ट होनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल्स का मामला नहीं है, हम देख रहे हैं कि करोड़ों ऐसे जो आईडीज़ मौजूद हैं, करोड़ों अकाउंट्स मौजूद हैं जिनका डाटा लीक होने का खदशा मौजूद है। हुकूमती लेवल पर क्या एफर्ट हो सकती है, क्या सिक्योरिटी हो सकती है, और इंडिविजुअल लेवल पर क्या इंतजामात हो सकते हैं? देखिए, जो भी आपका डेटा है वो आपकी पर्सनल और प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो किसी हद तक तो इंडिविजुअल की जिम्मेदारी ज़रूर है। जैसे कि आप पे मुझ पे वो तमाम जिम्मेदारी मौजूद है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को महफूज रखें, संभाल के रखें, मगर प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन और अगर उसकी कोई स्टील करे तो उसके खिलाफ इक़दाम जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। और सबसे पहले लॉज इस्टेब्लिश करना हुकूमत की जिम्मेदारी है कि डिजिटल डेटा, पर्सनल डेटा, प्राइवेट डेटा साइबर स्पेस में जब मौजूद है तो उसकी प्रोटेक्शन की और उसकी ओनरशिप की क्या राइट्स है। क्या उन सर्विसेज को जिनको हम और आप अपने इस्तेमाल के लिए अपना यूजर नेम, पासवर्ड, अपनी प्रोफाइल, अपनी जगह, लोकेशन का डेटा हमें देते ये हैं, तो क्या चीज़ें जो बेसिक्स हैं ये तो हम सबको ही तकरीबन जो सोशल मीडिया पर है उसको पता है कि आपने अपनी आईडी जो है वो किसी को नहीं बतानी, आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना, आपने कुछ पिक्चर्स जो हैं अपनी जितनी भी हैं आपकी वो आपने महफूज रखनी है, आपकी जो लोकेशन है वो आपने हर वक्त ऑन नहीं रखनी। ये चीज़ें हम सबको पता हैं। हमें अब कैसे इल्म होगा कि हमारा डेटा जो है वो चोरी हो रहा है या चोरी हो गया है? दूसरा, अपने ऑन पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज से कर लेनी चाहिए हमें? देखिए, बहुत सारी इंटरनेट पे ऐसी सर्विसेज मौजूद हैं जिनका आम आदमी को पता नहीं होता, मगर वहाँ पे जाके अगर आप वाकई इसमें ये जानना चाहें कि क्या आपका डेटा प्राइवेट कंपनीज जो है सेल कर रही हैं, नहीं कर रही, बाहर के ममालिक में, स्पेशली अमेरिका में, यूरोप में ऐसी सर्विसेज मौजूद हो गई जिनको लोग पैसे दे के ये जानते हैं कि उनका नाम, उनके लोकेशन, उनका डेटा, उनकी फैमिली का डेटा वो किन किन वेबसाइट्स में अपीयर हुआ है, किन किन इलीगल वेबसाइट्स में अपीयर हुआ है। इस तरीके से लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे उनका डेटा लीक हुआ। एक आम आदमी को ये जानना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, मगर ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट सबसे पहले वो लॉज इस्टेब्लिश करे ताकि तमाम साइबर स्पेस आईटी कंपनीज को, तमाम डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर्स को ये पता हो कि हमारा डेटा को किस तरीके से उन्होंने प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि डेटा जो है वो उनके सर्वर से लीक होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि डेटा जो है लोगों के मोबाइल से या लोगों के लैपटॉप से लीक होता है। जितनी भी दुनिया में बड़ी लीक्स होती हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स या कस्टमर्स का डेटा जब लीक होता है, आपने दुनिया में देखा होगा, वो अमूमन उन थर्ड पार्टी कंपनीज के सर्वर से लीक होता है। तो ये जिम्मेदारी उन पे भी लागू होती है कि वो अपने सर्वर्स को प्रोटेक्ट करें, इनक्रिप्ट करें, और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड उनको इन्फोर्स करें, फायरवॉल लगाएं, ताकि वो बैड एक्टर्स जो कि वो डेटा स्टील करने की कोशिश करें उन तक उनकी उस डेटा तक एक और हसन साहब ये भी बताइएगा, मिसाल के तौर पे डाटा लीक हो गया और हमें पता भी चल गया कि ये डाटा जो है वो किसी के पास पहुंच चुका है, वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अब क्या करना है? अब क्या मोबाइल को चेंज कर लें? अब क्या ईमेल एड्रेस उसको बंद कर दें, अकाउंट को क्लोज कर दें, डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है उसे ब्लॉक करके नए कार्ड्स मंगवा लें, या फिर पुराना डाटा किस तरह से रिकवर किया जा सकता है? सबसे एक आम जो साइबर स्पेस में रहने की जो कुछ नई एसओपीज डेवलप हो रही है, उनमें से एक बड़ी मेजर एसओपीज ये है कि आपको अपने हर 60 से 90 दिनों में अपना पासवर्ड तब्दील करना चाहिए। आपको अपना पासवर्ड जो है वो बड़ा महफूज बनाना चाहिए,
और आपको मल्टी लेयर सिक्योरिटी इन्फोर्स करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी वेबसाइट पे अपना पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो वेबसाइट फिर आपको SMS करती है आपके मोबाइल पे। वो कोड आपके पास जब रिसीव होता है तभी आप उस वेबसाइट में अपनी रसाई कर सकते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पब्लिक नेटवर्क्स में जाके, जैसे आप किसी कॉफी शॉप में बैठे हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप जब उनका वाईफाई यूज करते हैं तो वो वाईफाई बहुत इनसिक्योर होता है। तो ऐसे मौकों पे जाके ऐसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स पे, जैसे आपकी बैंक की वेबसाइट हो गई, आपकी कार्ड्स की वेबसाइट हो गई, वहां पे लॉगिन नहीं करना चाहिए पब्लिक वाईफाई में। बिल्कुल ठीक है। अब हमें अपने ऑन पर बहुत कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। हमारे साथ मौजूद थे हसन बिन रिजवान, मामले के बारे में बता रहे थे। आपकी, मेरी और हम सबकी प्राइवेसी का ख्याल हमें अब रखना होगा और ज़्यादा ख्याल रखना होगा। बिल्कुल हम महफूज नहीं है। मोबाइल लोकेशन भी आपकी बताया भी है, साथ में डराया भी है कि 500 रुपये में आपकी मोबाइल लोकेशन मिल सकती है। आपका जो डेटा इमरान वो अब किसी के पास भी जा सकता है 2000 से 5000 के अंदर। मैंने आपकी लोकेशन पता करनी हो तो 500 रुपये में मिल जाएगी। यानी अगर प्रोग्राम में कभी आप नहीं आएंगे तो हम 500 रुपये दे के चेक कर सकते हैं। उन वेबसाइट्स के जरिए भी पता चल सकता है कि आपने को फॉरेन ट्रिप मारा या नहीं मारा।